Good morning, class ninth. Students, we are on chapter number 2, which is related to a civics portion. And in the previous class, we have done the Constituent Assembly. And in this class, we are going to cover this topic, guiding values of the Indian Constitution. So let's start. So in this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what a constitution is all about. तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे बना, कब बना, पहली मीटिंग कब हुई, कितने लोगों की मेहनत लगी, कितने साल लगे, ये सब पढ़ लिया था। अब हम ये देखेंगे कि इन पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी फ़िलॉसफी क्या है। वी कैन डू दिस इन टू वेज़। हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है कि हम लोग सारे के सारे व्यूज़ पढ़ें जो मेजर लीडर्स ने दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। तो उनकी जो थिंकिंग थी उसको पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की फ़िलोसफी क्या है वो पढ़ते हैं। वो क्या है? एक प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बोले समरी है, वो प्रीएम्बल है, जो कि ये रहा प्रीएम्बल, ये जो कि एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज़ करता है, उसको संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। So let's start. The dream and the promise. Some of you have may notice same mistake. हमने ये देखा है कि जो मेकर्स हैं उन्होंने एक नाम मिसिंग है, वो है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी यूँ तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोलें या फिर पूरे के पूरे जो हमारी 1947 की लड़ाई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम कहीं भी नहीं आता है। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विज़न। पर उनकी जो थिंकिंग थी वो एक तरीके से रिफ्लेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो हम लोग एक बार देखेंगे, जो कि उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया 1931 में लिखी है। ही हैड स्प्लेंट आउट व्हाट ही वांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए, उन्होंने ये सब अपने बारे में मतलब लिखा है। जैसे हम यहाँ पर महात्मा गांधी की पीछे वाली एक तरीके से पोर्ट्रेट देख सकते हैं उनका। I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall free that it is their country. In those making they have an effective voice in India in which there shall be no high class and low class of the people, and India in which all communities shall live in परफेक्ट हार्मनी। तो उन्होंने उस इंडिया की एक तरीके से रिफ्लेक्शन को बताया, जिस इंडिया में वो रहना चाहेंगे, जहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अपर क्लास, कोई अपर क्लास, कोई लो क्लास नहीं है, सभी लोग इक्वली रहें। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत एक तरीके से पूरी तरीके वैसे तो बैन हो चुकी है, पर एक उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसी इंडिया में वो रहना चाहेंगे। द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये भी चीज़ें नहीं चाहते थे। वुमेंस विल एंजॉय द सेम राइट एज मैन। यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। दिस ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज़ eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in making the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. उनकी जो थिंकिंग थी, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर उन्होंने खुद अनटचेबिलिटी को या फिर हम बोले अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के जो डिफरेंसेस तो उन्होंने खुद झेला है, तो उनकी थिंकिंग महात्मा गांधी से बहुत डिफरेंट थी और वो एक तरीके से उनकी थिंकिंग को डिनाई करते थे। बहुत कठोर शब्दों में हम बोलें तो उनका अपोज भी करते थे महात्मा गांधी का। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन्होंने क्या बोला है? हमने महात्मा गांधी का तो यहाँ पर देख लिया, अब हम देखेंगे भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ भीमराव अम्बेडकर। सो ऑन द 26 जनवरी 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality.
In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of a social and economic structure, continue to deny the principle of one man and one value. How long shall we continue to live this life with contradictions? How long shall we continue to deny equality in a school and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो ये थिंकिंग थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ड्रीम, एक तरीके से सपना देख लिया कि मुझे ऐसी दुनिया में रहना है, पर भीमराव अम्बेडकर ने एक रियलिटी दिखाई है कि कैसे पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें। हम मानते हैं, पर रियलिटी की बात करें तो वन वोट वन वैल्यू आज भी नहीं है। फोर्सली वोट दे दिए जाते हैं, पैसा खिला के बात की जाए तो, या फिर मतलब इक्वालिटी होने के बावजूद इनइक्वालिटी अभी भी है। तो दूरदृष्टि हम कह सकते हैं ये भीमराव अम्बेडकर थी। फाइनली लेट अस लर्न जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 अगस्त 1947। ये स्पीच है जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दैट वी विल डोंट रीड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोगों का टॉपिक ही है। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन nurtured by it form the foundation of the Indian democracy। इंडियन डेमोक्रेसी की एक तरीके से हम बोले फिलोसफी है। दीज वैल्यूज़, हमारे वो वैल्यूज़ जो कि हमने प्रियम्बल में डाले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डाले हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ its basic values. This is called preamble to the constitution, taking inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble। तो ये जो preamble है वो एक तरीके से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो वहीं से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है, कुछ उनके प्लस पॉइंट्स लिए गए हैं। तो वहीं पर ही यूनाइटेड स्टेट्स का ये प्रियम्बल है, दैट यू कैन सी। ये रहा साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया का प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल मीन्स अ समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइटेड किए गए हैं। प्रियम्बल हम लोग हमारी डायरीज़ के फ्रंट पेजेस पे भी होते हैं, हम लोग प्लेड्स भी लेते हैं प्रेयर्स में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरी प्रियम्बल को हम लोग प्रेयर्स में भी पढ़ते हैं। सो हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखेंगे कि क्यों ये चीज़ें हाईलाइटेड है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया देखेंगे, हम भारत के लोग। Sorry for the interruption. We the people of India. The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। यहाँ पर we the people of India, people मतलब लोगों को यहाँ पर पावर प्रदान की गई है, उन्हें ही सर्वोपरि माना गया है, न कि किसी एक इंसान को, जैसे कोई किंग हो गया या फिर बाहरी ताकत हो गई। यहाँ पर लोगों को मेन रखा गया है, मेन पावर में किसको रखा गया है? इंडियन लोगों को। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड हाईलाइटेड पॉइंट, सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको अपना घर है वो सिर्फ 1 फ्लोर का है, ओनली ग्राउंड फ्लोर का। अगर आपको उसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में कन्वर्ट करना है, आप बनवाना चाहते हैं अपना घर बड़ा, मतलब हाइट में बड़ा करवाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आप अपने नेबर से पूछेंगे या फिर 200 किलोमीटर दूर कोई इंसान रहता है उससे पूछेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा घर है, उस पर पूरी तरीके से राइट्स हमारे हैं, तो हमारे घर के बारे में हमें डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ सोवरेन का मतलब है कि सुप्रीम राइट किसे हैं? हमारे पास है। हमारी कंट्री के बारे में जो भी अच्छा बुरा होगा वो हम डिसाइड करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल जो पावर है, जैसे कोई और कंट्री का पीएम हमें कोई सलाह नहीं दे सकता। सलाह तो चले दे कोई बात नहीं, पर हमारी जो कंट्री है उसके बारे में डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेगी, कोई और कंट्री नहीं लेगी। सोशलिस्ट की बात करें हम लोग, सोशलिस्ट आप लोग
उसमें हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि सभी लोगों का भला हो। तो यहाँ पर पॉइंट है वेल्थ। वेल्थ मतलब जिसे हम बोलते हैं पैसा। तो जो वेल्थ है वो सोशली एक तरीके से हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा उन लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, और टैक्स भी एक पर्टिकुलर अमाउंट जितनी सैलरी मिलती है उस पर लगना शुरू होता है। सभी व्यक्ति टैक्स नहीं देते हैं। अगर हम बात करें तो सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से, किसी भी सिटीज़न से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। मान लिया एक गली है जिसमें 20 हिंदू रहते हैं एंड 1 मुस्लिम रहता है, 21 हाउसेस की वो गली है। तो क्या हम उस एक मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान को परेशान करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो रही तो हम उसी को परेशान करेंगे कि आप मुस्लिम हैं, आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको कोई हक नहीं बनता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलरिस्ट कंट्री एंड वहाँ इंडिया में सभी रिलीजन्स को सम्मान दिया जाता है। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया को, ऐसा नहीं बोला जाता इंडिया में हिंदू रिलीजन ही फॉलो किया जाता है, और भी रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। हिंदू की जो फेस्टिवल्स हैं वो भी बहुत मनाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है तो ईद भी मनाई जाती है, बैसाखी भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाया जाता है। तो ये क्या है, हमारी सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर कंट्री है, इसलिए हम लोग सभी धर्मों को रेस्पेक्ट देते हैं। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये जो चीज़ें हम लोग देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूल्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो यहाँ पर मुनाकी नहीं है, कोई राजा रूल नहीं कर रहा है। हम लोगों ने हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेजा, उसने चुनाव जीता और वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेगा। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है चलने का। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं हम सभी के पास, ना तो किसी के पास ज़्यादा है ना तो किसी के पास कम है, सभी को इक्वली राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक पढ़ लिया हमने, अब हम रिपब्लिक देखेंगे। The head of the state is an elected person एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर राजा का जो उसका बेटा फिर उसका बेटा, तो हेरिडेटरी सिस्टम चलता था। अब यहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम न होके कौन सा सिस्टम है, इलेक्टेड पर्सन, मीन्स इलेक्ट करके आप नेक्स्ट रूलर बनेंगे, न कि आप हेरिडेटरी बनेंगे। नेक्स्ट इज जस्टिस। Citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender. Social inequality have been reduced. किसी भी कानून की देवी अंधी होती है, एग्जाम्पल आपको सिविक्स में भी बता दिया गया था। अंधी से मतलब ये नहीं उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसे ये नहीं दिख रहा कि आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से जेंडर के हो, कौन से रिलीजन के हो। इस बात पर उसने पट्टी लगा रखी है, वो इस बात पर भेदभाव नहीं करेगी। सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगी, किसी को भी कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्लासेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए काम करती है, स्पेशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जैसे पिछड़ी जनजाति हमने बोल दी। नाउ लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन वॉट दे थिंक। अब जैसे हमें आज़ादी है, किस बात की आज़ादी है, हमें थॉट की, सोचने की आज़ादी है, हमें एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, बिलीव किसी में भी आस्था रखने की, फेथ रखने की, पूजा करने की आज़ादी है। हम चाहें तो हम अजमेर में जा सकते हैं, हम लोग किसी टेम्पल में जा सकते हैं, हम लोग किसी गुरुद्वारे जा सकते हैं, हम लोग चर्च जा सकते हैं, हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। इतनी हमें लिबर्टी मिली है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी मीन्स सभी बराबर हैं, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे जो कोई एक जॉब है वो एक गर्ल को भी उसी बेस पे मिलनी चाहिए, उसी जिस बेस पर सीईओ की जॉब है, या फिर हम मान लिया कि एक जो कंपनी है वो जॉब कंडक्ट करवा रही है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है, तो जो क्वालिफ़िकेशन बॉय की है वही क्वालिफ़िकेशन अगर गर्ल की है तो दोनों को ही इक्वल प्रेफरेंसेस मिलनी चाहिए, किसी एक को ज़्यादा नहीं। फ्रैटर्निटी मीन्स ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। डिग्निटी मेंटेन रखी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ, मतलब एकजुटता के साथ हमें इस कंट्री में रहना है। यही पूरी की पूरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की
समरी है जो कि किसके अंदर दी गई है, ये दी गई है हमारे प्रियम्बल के अंदर। अब इसके नीचे एक नोट है, द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय 1976। तो ये जो दो वर्ड हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 1976 में एडेड है, ये पहले एडेड नहीं थे। Now we will move forward to a last topic of this chapter, institutional design. The constitution is not merely a statement of values, philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values of institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. बिल्कुल बहुत, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित संविधान, बहुत लंबा संविधान है। एंड ये डिटेल में, बहुत डिटेल में, मतलब बारीक बारीक चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है। ये नहीं कि एक बार छोटा सा बना के रख दिया, बहुत साल लगे, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। एंड इसमें फिर भी देयरफॉर इट नीड्स अमेंडमेंट होते रहते हैं, रेगुलरली अपडेट होता रहता है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in the society. अब जैसे कोई चीज़ 1947 में एप्लीकेबल हो रही थी वो आज नहीं हो रही है। जैसे अभी जो गर्ल है एंड बॉय है उनकी जो मैरिज की जो ईयर है 21 ईयर करने की डिसाइड हो रहा है। तो ये चीज़ें पहले, मतलब पहले के ज़माने में जल्दी शादियां कर दी जाती थी। अब आज की सोसाइटी को देखते हुए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, सोसाइटी को देखते हुए चेंजेस लाने पड़ते हैं, चेंज होने भी चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज static and unalterable law. So they made provisions in incorporative changes from time to time. बिल्कुल चेंजेस आते रहते हैं टाइम से टाइम तक, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए कौन से दो चीज़ें, दो वर्ड्स लागू किए गए, दो वर्ड एनलिस्ट किए गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। Now, the Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution at first time, it can be quite difficult to understand. अब बनाए तो lawyers ने है, तो obvious सी बात है थोड़े बहुत difficult होंगे हम common people के लिए उन्हें पढ़ना। Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have how much power to take with decisions. ये सभी चीज़ें इनलिस्ट की गई, किसके पास कितनी पावर है, कौन किस किस डिसीजंस को दे सकता है, और लिमिटेशंस भी हैं। इट पुट्स लिमिट ऑन टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। क्या कर सकती है, अगर जैसे दंगे फसाद हो रहे हैं तो 144 जो धारा है वो लगा दी जाती है कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, एक तरीके से हमारी फ्रीडम छीनी भी जा रही है, तो हमारे लिए ही छीनी जा रही है। तो हमें जो गवर्नमेंट है उसे इस तरीके से काम करना है कि राइट्स भी दे रहे हैं हम, पर उन्हें वॉयलेट भी नहीं करने देना है। द रिमेनिंग, अब जो हमारे 3 जो चैप्टर्स हैं वो और डिटेल में हम लोग उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इनलिस्टेड है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।